नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं की संयुक्त हिंदी पुस्तक लोकवाणी से पाठ क्रमांक 7 दो लघु कथाएं इसका अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है संतोष सुपेकर जी। आइए हम जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। संतोष सुपेकर जी का जन्म 1967 मध्य प्रदेश उज्जैन में हुआ। संतोष सुपेकर जी जनसंचार तथा पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। इसमें इन्होंने काफी नाम कमाया। इसके साथ साथ पत्र, कविताएं, कहानी, लघु कथाएं, समीक्षा तथा व्यंग लेख पर भी इन्होंने भरपूर लेखन कार्य किया और प्रसिद्धि प्राप्त की। और समय समय पर इनके लेख, कविताएं और कहानियां जो है वह पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। आज हम जिन दो लघु कथाओं का अध्ययन करने वाले हैं उनके शीर्षक है अर्जी तथा इन्वेस्टमेंट। इन दो लघु कथाओं के माध्यम से लेखक ने हमें संस्कार किस प्रकार से विकसित होने चाहिए, इसके साथ साथ नगरीय जीवन और माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम और एक बच्चे का अपने माता पिता से लगाव, इसके बारे में भी भरपूर जानकारी इन दो लघु कथाओं में दी है। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा जो शीर्षक है वो है अर्जी। अब यहाँ पर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, आपने इस पाठ को पढ़ा होगा और इसे अपने तौर से समझा भी होगा, लेकिन यहाँ पर पूरा पाठ जो है आप लोगों को एक कथा के तौर पर जो है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे लघु कथा जब कहा गया है तो लघु कथा इस विधा को जानना भी जरूरी है। एक लघु कथा जो होती है इसका रूप जो है वह कहानी से संक्षिप्त होता है। कहानी विस्तृत होती है, लघु कथाएं छोटी होती है, लेकिन फिर भी लघु कथाएं जो है वह गागर में सागर भरने की क्षमता रखती है और मनुष्य को सोचने पर विवश कर देती है, और इससे हमारे संस्कार विकसित होते हैं और हमारे नैतिक मूल्य जो है उसमें भी वृद्धि होती है। तो हमारा जो आज का पहला शीर्षक है वह है अर्जी। इसमें एक जो पात्र है, मुख्य पात्र राघवेंद्र और उसके परिवार का जिक्र किया है। अब कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि राघवेंद्र अपनी पत्नी अनीता और 2 बच्चों के साथ मुंबई में शिफ्ट हो चुका है। वह नौकरी के चलते वहां पर रहता है, लेकिन उसे कई बार हम लोग देखते हैं कि जो लोग नौकरी करते हैं तो छुट्टियों की काफी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ क्रम, ऐसी ही कुछ बात जो है राघवेंद्र के साथ भी घटित होती है। इसके माता पिता जो है वह गांव में रहते हैं, राघवेंद्र और राघवेंद्र का परिवार जो है वह मुंबई में रहता है, और काफी छुट्टियां कम होने की वजह से वह भी त्रस्त रहता है। लेकिन हमेशा से ही राघवेंद्र की इच्छा रहती है, राघवेंद्र ने अपने माता पिता को अपने से दूर नहीं किया है। यहाँ पर वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से हो और अपनी नौकरी भी वह सुचारू रूप से कर सके, इस पर उसका भरपूर ध्यान है। और राघवेंद्र और उसकी पत्नी की हमेशा ही ये इच्छा रही है कि उसके माता पिता और अनीता के सास ससुर जो है वह मुंबई में आकर सिर्फ 4-5 दिनों के लिए नहीं तो कम से कम साल में वह 2 महीने 3 महीने के लिए उनके साथ आकर एक अच्छा समय बिताए। अब होता ऐसा है कि माता पिता जो है ज्यादा समय तक जो है वह मुंबई में रहना पसंद नहीं करते हैं। अब होता कुछ यूं है कि राघवेंद्र जो है वह अपने परिवार के साथ जो है कुछ दिनों का अवकाश लेकर गांव में जाता है, और गांव में जाने के बाद वह अपने माता पिता से आग्रह करता है और कहता है कि उनके बच्चों को, राघवेंद्र के बच्चों को उनका भरपूर प्रेम मिले, इसीलिए आप कुछ समय हमारे साथ बिताते जाइए। जिस पर राघवेंद्र के पिताजी जो है उत्तर देते हुए कहते हैं कि उन्हें नगरीय जीवन नहीं भाता है, वह 4-5 दिनों से ज्यादा का समय जो है वह नगर में नहीं बिता सकते हैं, और वह अपने गांव को कहते हैं जहां पर उनका जन्म हुआ, जिस माटी पर उन्होंने जन्म लिया और जहां पर उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, उसके बारे में राघवेंद्र के पिता कहते हैं कि वही उनकी कर्म भूमि है और नगरीय जीवन उन्हें ज्यादा पसंद नहीं है। यह कारण वह बताते हैं कि मुंबई में वह ज्यादा समय तक अपना समय जो है वो नहीं बिता सकते हैं। अब बातचीत हो जाने के बाद राघवेंद्र जो है अपने उसी पुराने कमरे में जाता है जिस कमरे से उसे काफी लगाव था। कमरे से नहीं, कमरे में रखे हुए लकड़ी के बक्से से। अब इस लकड़ी के बक्से से
राघवेंद्र को क्या लगाव है, ऐसी क्या बात है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस कथा में बताया गया है कि राघवेंद्र जब भी गांव में जाता है तो थोड़ा समय जो है वह अपने कमरे पर भी देता है, कमरे में रखे हुए उस बक्से पे, क्योंकि उस बक्से में यादों का पुलिंदा, यादों की बहुत सारी ऐसी सामान, बचपन का ऐसा बहुत सा सामान उसने अब भी संजो कर रखा है। राघवेंद्र जो है अचानक उस कमरे में जाता है, प्रवेश करता है और उस लकड़ी के बक्से को खोलता है जिसमें कक्षा 6वीं 7वीं तथा 8वीं की कोर्स की किताबें रखी हुई है। इसके साथ साथ उसका ज्योमेट्री बॉक्स, उसके स्पोर्ट्स के कील वाले जूते और एनसीसी की एक्स्ट्रा ड्रेस, ये सारी चीजें जब वह देखता ही है तो अचानक उसका ध्यान एक पॉलीथीन की थैली पर जाता है जिसमें कुछ पर्चियां रखी हुई है और उस पर्चियों की हालत, क्योंकि काफी दौर बीत चुका है, काफी समय बीत चुका है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन पर्चियों में कुछ इबारत लिखी हुई। अब इबारत का अर्थ होता है अक्षर, कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है जो उसके मन को छू देती है। अब हम राघवेंद्र की बचपन की ओर वापस जाते हैं। इस कथा में क्या बतलाया गया है कि राघवेंद्र जब छोटा था, अब बच्चों आप लोगों को मालूम है कि जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो हम माता पिता को अपनी डिमांड्स जो होती है, हमारी जरूरतें जो होती है, हम बोलकर तुरंत बतला देते हैं। आपको चॉकलेट्स चाहिए, आप लोगों को खिलौने चाहिए, आपको किताबें चाहिए, जो भी जरूरतें होती हैं वो हम लोग बोलकर बतलाते हैं। लेकिन यहाँ पर राघवेंद्र जब छोटा होता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती है अपने पिताजी से कुछ कहने की। उसे जो कुछ भी चीजें चाहिए होती है वह उस पर्ची पर लिखकर अपने पिता के जेब में डाल देता है, और जब वह उन पर्चियों को खोलकर देखता है तो उस पर इबारत लिखी होती है, उस पर अक्षर लिखे होते हैं, पिताजी आज शाम को ज्योमेट्री बॉक्स ले आना, पिताजी आते वक्त जिलेबी ले आना, 2 पेंसिल ले आना, ऐसी अनेक बातें जो है उस पर्चियों में लिखी थी। अब यह छोटा, हम देखते हैं यहाँ पर कि राघवेंद्र जब इन पर्चियों को खोलकर देखता है, पढ़ता है, तो अचानक उसकी आंखों में आंसू छलक उठते हैं और वह भाव विभोर हो जाता है। और यहाँ पर उसके मन में वो थोड़ा सा भावुक हो गया है, वो थोड़ा सा दुखी है, लेकिन माता पिता के प्रति उसके मन में काफी प्रेम जो है समाया हुआ है। अब वह, उसका मन काफी बेचैन है, व्याकुल है, और वो कहीं ना कहीं अपने प्रगति का श्रेय जो है वो अपने माता पिता को देना चाहता है। जिस माता पिता ने उसे जन्म दिया, यह दुनिया दिखलाई और इस काबिल बनाया कि आज वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सका और नगरीय जीवन को वो बहुत अच्छी तरीके से, सारी सुख सुविधाओं के बीच जो है वह अपना नगरीय जीवन जी रहा है अपने पत्नी और बच्चों के साथ, तो थोड़ा समय माता पिता भी बिताए, ऐसी इच्छा उसकी हमेशा से ही मन में थी। तो अब राघवेंद्र जब गांव में आया है तो उसने इस बार एक बार और कोशिश की अपने माता पिता को मनाने की। अब उसके मन के अंदर जो विश्वास है वो काफी दृढ़ हो गया है, काफी मजबूत हो गया है। अब राघवेंद्र ने अपने पिता के लिए सेम वैसी ही, उसके जैसी ही पर्ची लिखी, अर्जी लिखी, जिसमें उसने जिक्र करता है कि मुझे विश्वास है पिताजी कि मैं जिस तरीके से बचपन में यह बच्चा जो है, देखिए मैं आपको ना थोड़ा सा पढ़कर बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करना और उन शब्दों में जो भाव छुपे हैं वो पढ़कर ही हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर राघवेंद्र झट से एक कागज की पर्ची उठाता है और उस पर लिखता है, बाबूजी मैं दिल से चाहता हूँ कि आप और अम्मा मेरे साथ चलकर मुंबई में रहे, हर साल कम से कम 2-3 महीनों के लिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपका राघव। बाबूजी के कुर्ते की जेब में उस पर्ची को डालते हुए उसके हाथ अतिरिक्त रोमांच से कांप रहे थे, पर मन आश्वस्त था कि उसकी यह अर्जी खारिज नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि हम अर्जी लिखते ही इसीलिए है क्योंकि हमारे मन में विश्वास होता है कि हम लोग जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, जो अर्जी लिख रहे हैं, वो कबूल हो जाएंगी, वह मंजूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर राघवेंद्र इतना बड़ा हो जाने के बाद भी जो है अपनी मन की बात जो है, कहा जाता है ना कि जो शब्द बोलकर जिन शब्दों का प्रभाव नहीं होता है, कई बार हम लोग उसे अपने मन के अंदर रखते हैं, या उसे जब हम लोग लिख के व्यक्त करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है कुछ अलग ही होता है, उसका असर कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ पर राघवेंद्र अपने पिता को जो है अर्जी लिखकर उनसे बात मनवाने की कोशिश करता है कि आप साल में कम से कम 2-3 महीने हमारे पास आकर रहें। तो अर्जी इस शीर्षक के माध्यम से, इस शीर्षक का अर्थ ही है पत्र या प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो यहाँ पर वह अपने पिता से प्रार्थना करता है कि पिताजी आप कुछ समय हमारे पास आकर रहें। इसके पीछे उनकी ये मंशा भी है कि उनके बच्चों को, राघवेंद्र और अनीता के बच्चों को अपने दादा दादी का
जो है भरपूर प्यार मिले, वो संयुक्त परिवार में रहे, क्योंकि संयुक्त परिवार का असर भी खासा होता है, बहुत ज्यादा महत्व होता है। बच्चे जो है संस्कार सीखते हैं। कक्षा 12वीं के लिए काफी अच्छी कविता है, जिसमें वृद्धाएं देश का नमक है, ऐसा कहा गया है। जब वृद्ध लोग घर में होते हैं तो बच्चे ज्यादा अच्छे पलते हैं। घर के पर्दे और पेटीकोट जो है वह दर्जी के भरोसे नहीं रहते हैं। ऐसे कवि ने बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से जो है कविता की रचना की है और बतलाया है कि जहाँ पर दादा दादी के संरक्षण में, दादा दादी की निगरानी में जहाँ पर बच्चे पलते हैं, यानी बुजुर्गों के साथ जब बच्चे रहते हैं, तो उनके भाषाओं में मुहावरों, मिथकों और लोकोक्तियों का समावेश होता है। इससे उनकी भाषा भी समृद्ध बनती है और घर की देख रेख जो है वह वृद्ध लोगों के साथ जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाती है। तो अर्जी इस शीर्षक में, इस लघु कथा में जो है संयुक्त परिवार के महत्व को बतलाया गया है। विद्यार्थियों, चूंकि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, तो आप लोगों को स्वमत अभिव्यक्ति के कुछ प्रश्न भी तैयार करने पड़ते हैं। स्वमत अभिव्यक्ति के प्रश्न वो पूर्ण आप लोगों पर निर्भर करते हैं कि आप उसका उत्तर समझकर कैसे देंगे। ठीक है, तो इस पाठ का या इस लघु कथा का जो निचोड़ है वही अभिव्यक्ति के प्रश्न कहलाते हैं। तो ये इसे पूर्ण रूप से आपको समझ कर लिखने पड़ते हैं, इसीलिए किसी भी पाठ या कविता को गहराई से समझना जरूरी होता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्न भी लिखे हैं। देखिए, अर्जी इस शीर्षक के लिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं, या कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो है उनका समावेश होता है। संयुक्त परिवार का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उसके साथ साथ बचपन के दिन सुहावने विषय पर अपने मंतव्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संयुक्त परिवार हमारे जीवन में क्या भूमिका अदा करते हैं और संयुक्त परिवारों का क्या महत्व है। आज हम देखेंगे कि नौकरी के लिए या बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए जो है वो माता पिता को छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए जो है वह अलग हो जाते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कार जो है हमसे छूटते जा रहे हैं, जिससे एकल परिवार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर मनमुटाव, और हम देखेंगे कि संस्कारों की कमी की वजह से लोग मिलजुल कर नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से परिवार टूटते जा रहे हैं। तो संयुक्त परिवार का क्या महत्व होता है, वृद्ध जो है किस प्रकार से हमारे उन्नति के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए वो स्वयं पीछे रहते हैं, और हमारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए वह हमेशा ही प्रयत्नशील रहते हैं। इसका जिक्र जो है अर्जी इस शीर्षक में, अर्जी इस लघु कथा में किया गया है। अब हम लोग दूसरी कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है इन्वेस्टमेंट। अब आप लोगों को मालूम है कि इन्वेस्टमेंट पैसों का किया जाता है। हम लोग इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं ताकि हमारा भविष्य जो है वो सुरक्षित हो सके। लेकिन यहाँ पर लेखक ने जो है ये इन्वेस्टमेंट जो है बहुत अलग तरीके का बताया है, जिसमें संस्कारों का जिक्र किया है। इसमें कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है, ये लघु कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई है कि सुरेश का मित्र है अशोक। जब अशोक सुरेश का पारिवारिक मित्र है, और जब वह अपने मित्र से कहता है कि तुम अपनी सौतेली माँ है उसकी, ठीक है, स्टेप मदर है, इतनी बातें कैसे सहन कर लेते हो, वो इतने कटु शब्दों से तुम्हें संबोधित करती है, उनका वार्तालाप, उनका बर्ताव जो है वो तुम्हारे लिए उतना बेहतर नहीं है, तुम जितना बर्दाश्त कर लेते हो उतना तो हम नहीं कर पाते। तो यहाँ पर सुरेश जो है उसकी अशोक की बातों को सुनता है, लेकिन वो विपरीत आंसर नहीं देता है, यहाँ पर विपरीत उत्तर नहीं देता है या पलटकर कोई बात नहीं कहता है। वह बिल्कुल सब्र से, जहां पर सब्र की बात आ जाती है वहां पर वह धैर्यपूर्ण अपने मित्र की बात सुनता है। मित्र ने क्या कहा था, अशोक ने कहा था कि तुम्हारी माता जो है उनका बर्ताव तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वह हमेशा ही यानी रूखी बातें तुमसे करती है, और इस प्रकार का बर्ताव अगर हमसे कोई करता तो हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एक धैर्यशील मनुष्य का उदाहरण देते हुए, और अपने, क्योंकि उसके अंदर भी संस्कार जो है वह विद्यमान थे, इसका परिचय देते हुए सुरेश कहता है कि करना पड़ता है भाई। सुरेश ने फीकी मुस्कान के साथ कहा कि मैं इन्वेस्टमेंट सेंटर चलाता हूँ ना, बाहर पैसे का इन्वेस्टमेंट करता हूँ और घर में संस्कारों का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। संस्कारों का इन्वेस्टमेंट वह कैसे, यह बात अशोक कहता है कि तुम संस्कारों का इन्वेस्टमेंट, ये तो पहली बार उसने सुना था, क्योंकि लोग जो है पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो तुम संस्कारों का इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हो।
बचपन में मैंने परिजनों को, बुजुर्गों की सेवा करते देखा। इसी भाव का इन्वेस्टमेंट अब अपने बच्चों में कर रहा हूँ। अरे भाई, बच्चे जब मुझे माँ की सेवा करते देखते हैं तो एक ईमानदार इन्वेस्टर की तरह मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर भी भारतीय संस्कार विकसित होकर रहेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह सुरेश जो है एक इन्वेस्टमेंट सेंटर चलाता है और अपने मित्र अशोक को समझाकर बताता है कि एक इन्वेस्टमेंट सेंटर चलाने वाला एक इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा ही अपने मन में उम्मीद रखता है कि उसे अच्छा रिफंड मिलेगा, उसे अच्छी वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ पर वह अपने घर के बारे में बतलाता है कि उसने अपने बचपन में देखा था कि उसके माता पिता या उसके परिवार के जो लोग थे वो वृद्धों की सेवा करते थे, उनकी मदद करते थे, और वही सारे संस्कार जो है आज सुरेश में हमें दिखाई देते हैं। और वो कहते हैं, कहा जाता है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो यहाँ पर उसे उम्मीद है कि वो अपने माँ की जब सेवा करेगा तो यह सेवा भाव जो है, इस सेवा भाव का गुण जो है उसके बच्चों के अंदर दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि संस्कारों के बारे में बताया है कि हमारे अंदर, क्योंकि संस्कार जो है हमें हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसमें संस्कार जो है अपनी एक अहम भूमिका अदा करते हैं और बिना संस्कारों के मनुष्य जो है वो पशु तुल्य बन जाता है। तो संस्कारों का हमारे जीवन में एक योगदान है। संस्कार जो है हमें उन्नत बनाते हैं, प्रगट बनाते हैं। और हम देखेंगे कि इस दूसरे लघु कथा के लिए, जो हमारा लघु कथा का शीर्षक है इन्वेस्टमेंट, तो संस्कारों का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। और सुरेश जो है अपने बच्चों से वैसे ही उम्मीद करता है कि वह जैसा ट्रीटमेंट अपने बच्चों को, अपने माता को देगा, वैसा ही ट्रीटमेंट जो है बाद में उसकी वृद्धावस्था में उसे वापस मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है, अभिव्यक्ति के कुछ प्रश्न निर्मित होते हैं जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं कि व्यवहार से संस्कार झलकते हैं, इस विधान को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। कि हमारे व्यवहार से, जैसा हम बर्ताव करते हैं, हमारा जैसा बिहेवियर होता है, उसमें हमारे संस्कार जो है वो पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। तो इसको यह आप उदाहरण सह लिखेंगे। उसके बाद हमारे संस्कार ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान है, इस विषय पर अपने मत लिखिए, अपने विचार स्पष्ट कीजिए। कि संस्कार जो होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व की पहचान होते हैं। किस प्रकार से, जो हम लोग देखेंगे कि मनुष्य अपने आप को वस्त्रों से, आभूषणों से जो है सुसज्जित करके तो रखता है, लेकिन अगर उसमें संस्कार नहीं है तो लोग जो है उससे आपसी मतभेद हो जाते हैं, लोग जो है उनसे दूर हो जाते हैं। तो जीवन में संस्कार का महत्व है, संयुक्त परिवार का महत्व है, जो हमें उन्नत बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शब्दों के बारे में, क्योंकि हमने ये जो 2 लघु कथाएं पढ़े, इसमें बहुत सारे, यानी सभी प्रकार के शब्दों का समावेश है। तो शब्द की उत्पत्ति के आधार पर, या हम जिसे कहेंगे कि स्रोत के आधार पर शब्द भेद देख लेते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए या हमारी परीक्षा के लिए हम लोग देखेंगे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन शब्दों को पूछा जाता है कि आपको जो पैराग्राफ दिया गया है, दिए गए परिच्छेद में से तत्सम शब्दों को लिखिए, तद्भव शब्दों को लिखिए। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को इसकी जानकारी नहीं होती। तो संक्षिप्त में मैं आज आप लोगों को शब्द भेद के बारे में बतला देती हूँ कि उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर जो है शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो है इसके 4 भेद है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द को जब हम लोग परिभाषित करते हैं, इसके बारे में जब हम लोग जानते हैं, तो तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। यानी हम देखेंगे तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द, संस्कृत यह भाषा जो है देव भाषा कही जाती है और संस्कृत भाषा से अन्य भाषाओं का उद्गम हुआ, विकास हुआ या जन्म हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा ने अन्य भाषाओं को भी अपनाया है और संस्कृत के शब्द जो है बिना परिवर्तित हुए ही किस प्रकार से हिंदी में उसने अपना स्थान बना लिया, या वैसे के वैसे ही उन शब्दों का समावेश जब हिंदी में हुआ तो वह तत्सम शब्द कहलाए। ये अपने शुद्ध रूप में जैसे के वैसे जो है हिंदी में वह शब्द जो आ गए हैं। जैसे हम जब पाठ पढ़ते हैं तो कई बार तत्सम शब्दों को हिंदी में वैसे के वैसे ही उसका इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं नव शब्द, नव, मैं कुछ यहाँ पर उदाहरण देना चाहूँगी, उसके साथ आप देखेंगे आम्र शब्द, ग्राम,
सत्य आदि, ऐसे कई शब्द हैं। संस्कृत के ऐसे कई शब्दों से आप जो है परिचित है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से उदाहरण आप लोगों को दिए। तो तत्सम शब्द का अर्थ होता है संस्कृत के शब्द हिंदी में जिसका प्रयोग जैसे के वैसे किया गया हो। अब हम दूसरा प्रकार देखेंगे, तद्भव। तद यानी उससे, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न। उससे उत्पन्न अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत से ही हमारी हिंदी भाषा जो है बनी है। तो हम देखेंगे कि जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तद्भव शब्दों को जब हम लोग देखते हैं तो तद्भव का अर्थ होता है कि इन शब्दों में थोड़ा परिवर्तित होकर तत्सम शब्द जो है, तत्सम शब्द थोड़े परिवर्तित होकर हिंदी में जब आ गए तो वह तद्भव शब्द कहलाए। जैसे नव को हम नया शब्द बोलते बोलते वह शब्दों का थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो गया तो तत्सम से तद्भव बन गए। आम्र जिसे हम हिंदी में आम कहते हैं, ग्राम अर्थात गांव, और सत्य यानी सच आदि। तो ऐसे कई शब्द हैं जो हम देखेंगे कि हिंदी भाषा में जो है ये आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द जिनका प्रयोग जैसे के वैसे हिंदी में किया गया, और उसके बाद तद्भव शब्द जिसका हम देखेंगे कि संस्कृत के शब्द जिनका रूप परिवर्तित होकर हम लोगों ने साहित्य में इनका समावेश देखा। उसके बाद देशज शब्द, देशज अर्थात हमारा देश, हमारी जन्मभूमि, और ज का अर्थ होता है जन्मा, जो हमारे देश में ही जन्मे, हमारे क्षेत्रीय भाषा से, हमारे ग्रामीण भाषा से या देहाती भाषा से आए हुए शब्द जो है वह देशज शब्द कहलाए। उदाहरण के द्वारा समझिए, जैसे थैला, पगड़ी, लोटा या खटिया आदि शब्द। यहाँ पर बहुत थोड़े शब्द में बतला रही हूँ आप लोगों को। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो हमारे क्षेत्रीय भाषा से आए हैं, ग्रामीण भाग से जो आए हुए शब्द है वह देशज शब्द कहलाते हैं। अब विदेशज शब्द, विद्यार्थियों आप लोगों को मालूम है कि हमारे भारत पर जो है समय समय पर जो है काफ़ी पुराने समय से अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत से देशों ने अपना आधिपत्य, अपना शासन चलाया है। ब्रिटिशर्स से पहले मुगल आए थे, और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर व्यापार करने के लिए जो है अलग अलग देशों से लोग आए, और बाद में यह हम देखेंगे कि यह हमारे यहाँ पहले अतिथि बनकर आए और बाद में इन्होंने, यानी यह हमारे यहाँ अतिथि बनकर आए और बाद में इन्होंने हम पर शासन किया। तो अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग देशों से आए हुए लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक हमारे देश पर शासन किया, और काफ़ी लंबे समय तक वह भारत में अपना शासन चलाते रहे। इसीलिए उन भाषाओं का प्रभाव भी हिंदी पर पड़ा। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिनमें अन्य शब्दों का भी समावेश होता है। अब आप लोगों को मालूम है कि अंग्रेजी बोलते बोलते हम लोगों ने उन शब्दों को इतना अपना लिया कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये शब्द जो है वो हिंदी से हटकर है। अगर हम लोग देखेंगे विदेशी शब्द, इसे विदेशज या विदेशी शब्द कहा जाता है, जो अन्य देशों से या अन्य भाषाओं से आए हैं, जिसमें अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगीज, डच, चीनी, जापानी आदि शब्दों का समावेश है। आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगी, जो आगत ध्वनियों के माध्यम से डॉक्टर शब्द है, कॉलेज शब्द है, ये अंग्रेजी के शब्द कहलाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं रिक्शा शब्द लिखती हूँ तो ये अन्य भाषा का अर्थात जापानी भाषा से आया हुआ शब्द है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे औरत शब्द हुआ, उसके बाद संतरा, यह शब्द जो है वह भी अन्य भाषा से जो है आया हुआ है। उसके साथ साथ ऐसे अनेक शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से आए हैं और हिंदी में इसका समावेश हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने संक्षिप्त में जो है शब्दों की जानकारी ली कि तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द कहलाए जिसका उपयोग जैसे के वैसे हिंदी में हुआ। फिर इसका थोड़ा रूप परिवर्तन जब हो गया तो वह तद्भव कहलाए। उसके साथ हम देखेंगे देशज शब्द जो हमारे ग्रामीण या क्षेत्रीय भाषा से आए हैं वह देशज शब्द कहलाए। विदेशी शब्द जिसमें डॉक्टर, कॉलेज, रिक्शा, औरत, संतरा आदि शब्द। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अंग्रेजी शब्द, पुर्तगाली शब्द, जापानी, चीनी, अरबी, फारसी आदि शब्दों का समावेश जो है वो विदेशी शब्दों के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर हम दो लघु कथाओं में लघु कथा से मिलने वाले संदेश के साथ साथ हम लोगों ने शब्द के जो प्रकार है, यहाँ पर हम लोग उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के जो भेद है उनको भी देखा, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का समावेश है। तो ये कक्षा 10वीं के लिए जो है समय समय पर इसे आप
के परीक्षा के लिए जो है इसे पूछा जाता है, तो इसकी जानकारी भी आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। विद्यार्थियों, आज जो पाठ का स्पष्टीकरण 2 लघु कथाओं का जो मैंने स्पष्टीकरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया, उम्मीद करती हूँ कि आप उसे भली भांति समझ पाए होंगे। धन्यवाद।